देखना शुरू कर चुके हैं ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग का यूनिट नंबर 4 सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स हैं, सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। सोर्सिंग मीन्स कि जब कोई रिटेलर अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स बाय कर रहा होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सोर्सिंग बोलते हैं। सर प्रोडक्ट को बाय करना तो उसको बाइंग बोल दो ना, सोर्सिंग क्यों बोल रहे हैं? देखिए हम एज अ रिटेलर, देखिए अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं सिंपली प्रोडक्ट को बाय करूँगा किसी सिंगल सोर्स से, ठीक है। बट एक जो रिटेलर होता है ना गाइस, रिटेलर, एक रिटेलर के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पास, यस और नो, है ना? यस और नो गाइस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, वैरायटी होती है, ठीक है, असॉर्टमेंट बहुत सारा बढ़िया होता है उसका, ठीक, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल रहते हैं। ये जो सारी चीज है ना, ये आती है डिफरेंट सोर्सेस से, डिफरेंट सोर्सेस से, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, अलग अलग सेलर, अलग अलग वेंडर से। जब ये सोर्सेस बहुत सारे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग सोर्सिंग बोल देते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट जस्ट अ बाइंग प्रोसेस। हम इसे सोर्सिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एज अ रिटेलर जब प्रोडक्ट बाय करते हैं फर्दर सेल करने के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से बाय करते हैं। अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर की बात करें तो जो ग्रोसरी स्टोर में ब्रेड होता होगा गाइस, वो कोई दूसरी कंपनी देके जाती है। उसमें जो राइस होता होगा वो किसी और कंपनी से आता है। उसमें जो मसाला सेल होता है वो किसी और कंपनी से आता है, ठीक। उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, मैंने सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स का नाम लिख दिया, आप सोचो एक एक सॉफ्ट ड्रिंक अलग अलग कंपनी से आती होगी, और ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सो एंड सो ऑन। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से बाय किए जाते होंगे, इसीलिए इस पूरे बाइंग प्रोसेस को ही हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से खरीदने की वजह से सोर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्सिंग, राइट नाउ। सो जब भी हम किसी, अच्छा सोर्सिंग तो ये हो गया सर। व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग? Merchandising is a process of buying product for the retail store and making it available for the sale to the customer. सोर्सिंग एक सिंपल प्रोसेस है बाइंग का, लेकिन मर्चेंडाइजिंग के अंदर हमें क्या करना है? बाय करना है एंड सेल करना है, ठीक है। बाय और सेल के बीच का सारा प्रोसेस जो हम करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी मर्चेंडाइज के लिए, टू बी स्पेसिफिक, तो हम इस पूरे प्रोसेस को मर्चेंडाइजिंग कह देंगे। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग मर्चेंडाइज, प्रोक्योरिंग इट टू सेल टू द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वांट एंड डिमांड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं तो हमें बहुत सारे ब्रांड देखने के लिए मिलते हैं एक ही आइटम के। आप सोचो, आपको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, आपको थम्स अप मिलेगा, कोका कोला मिलेगा, लिम्का मिलेगा, ठीक है, स्टिंग मिलेगा, और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जस्ट फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक ओनली। अब अगर आप चिप्स की बात कर लें, आपको मिलेगा लेज, डायमंड, ठीक है, हल्दीराम, फलाना ढिमकाना, ऐसे 4-5 कंपनी आपको सिर्फ चिप्स के लिए मिल जाएंगी। इसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज सेम और या फिर बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। ऐसा होता है? यस, एनीवन रेज्ड हैंड? कोई सवाल आप लोगों का? यस, ओके। नाउ सो ये सारी कमोडिटीज डिस्प्ले की जाती हैं शेल्फ्स के अंदर और सेल की जाती हैं टू द कस्टमर्स। यहाँ पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड वैरायटी सिंगल कमोडिटी की बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। दिस मीन्स दैट द रिटेलर नेगोशिएट्स विद मेनी वेंडर्स फॉर ईच डिफरेंट कमोडिटी। अगर मैं सिर्फ चिप्स की बात करूं तो डायमंड वालों से, लेज वालों से, अंकल चिप्स वालों से, जब भी ये लोग चिप्स खरीद रहे हैं तो इन सभी वेंडर्स, इनके वेंडर्स से इन लोगों ने नेगोशिएट किया होगा, और वो चाहते हैं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो जिससे कस्टमर्स के डिफरेंट टेस्ट को टारगेट किया जा सके
ऐसा करने के लिए सोचो इनको कितने सारे सोर्सेज या फिर वेंडर्स के साथ जाना पड़ा होगा, और इन सभी वेंडर्स या सोर्सेज से इन लोगों ने प्रोडक्ट प्रोक्योर किया होगा, राइट ना। अब इससे होता क्या है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होगी तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स भी आएंगे। सोचो, आपको अगर लेज चिप्स पसंद है तो आप ऐसी शॉप पर क्यों जाएंगे जहां पर लेज के चिप्स ना मिलते हो, वहां पर डायमंड मिलता हो, डायमंड के चिप्स मिलते हो, या और कोई कंपनी बताओ भाई। बिंगो के भी आते हैं ना आजकल चिप्स, बिंगो चिप्स, ठीक है, बिंगो मिलता हो, डायमंड मिलता हो, हल्दीराम मिलता हो आपको, ठीक है। ये बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट आप क्यों पसंद करोगे अगर आपको सिर्फ लेस पसंद है तो। डोरिटोज के आते हैं भाई, डोरिटोज के नाचोज आते हैं एक्चुअली उसके, खैर डोरिटोज आपको पसंद है, ये मंचीज में ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लेस पसंद है तो आप बाकी प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, तो इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पसंद होते हैं और उन सभी प्रोडक्ट्स को रिटेलर ओन करके रखता है जिससे डिफरेंट टारगेट सेट्स को वो एक्वायर कर सके। आप सोचो, अगर आप एक रिटेल स्टोर ओनर हो, मुझे सच सच बताना भाई कि अगर आपको पता है कि लेज के जो कस्टमर हैं वो हैं 10, डायमंड के जो कस्टमर हैं, डायमंड चिप्स के, वो हैं 15, हल्दीराम के जो हैं वो हैं 20, और डोरिटोस को भी ऐड कर लेते हैं गाइस, ये सोचकर कि भाई उसके अंदर भी चिप्स मिलता होगा, यहाँ पे भी आपको 5 कस्टमर आपको मिल जाते हैं। आप मुझे बताओ कि क्या एज अ रिटेलर आप लेज के प्रोडक्ट रखोगे, डायमंड के रखोगे, हल्दीराम के रखोगे, डोरिटोस के रखोगे? अरे वाह, ये तो पहली बार में मजा आ गया। सारे रखोगे ना कलेक्टिवली। आपको 40 कस्टमर, भाई कितने हो गए ये, 20, 30, 40, 50। आप 20 कस्टमर क्यों एक्वायर करोगे, 5 कस्टमर क्यों एक्वायर करोगे, 15, 10 क्यों एक्वायर करोगे जब आप टोटल 50 कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हो तो। और ये 50 कस्टमर्स को अगर आपने एक बार केटर किया तो ये रिपीट परचेज करेंगे आपसे, ठीक है, और ये आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे, राइट। लॉयल्टी कैसे आती है? प्रोडक्ट की वैरायटी से जो आपके पास अवेलेबल है, कि भैया आप कस्टमर को पता है कि मेरे पहचान की चीज मुझे जो पसंद है ना वो टेस्ट इसी रिटेलर के पास मिलेगा। आप जब कपड़े खरीदने जाते होगे तो आपके पास कुछ रिटेलर्स सिलेक्टेड होंगे कि मुझे इस वाली शॉप का पसंद आता है, इस वाली शॉप का पसंद आता है, इन वाले भैया को पता है, इन वाले अंकल को पता है, ये लोग मेरी पसंद का कपड़ा या शर्ट या जो आइटम्स है वो मुझे दिखा पाते हैं, तभी हम वहां जाते हैं, वरना नहीं जाते। दैट्स जस्ट बिकॉज कि उनके पास वैरायटी हमारी पसंद की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके पास वैरायटी हमारे पसंद की है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर सेट्स की वैरायटी उनके पास अवेलेबल है, राइट नाउ। सो इससे होता क्या है कि कस्टमर की बेटर लॉयल्टी आपके पास आ पाती है, ओके नाउ। सो देयरफॉर ज़्यादा माइलेज देने के लिए अपने वेंचर को, यानी कि अपना जो रिटेल स्टोर है उसको ज़्यादा अच्छे से चलाने के लिए हमें जितने ज़्यादा वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करने का मौका मिले उतने ज़्यादा वेंडर्स के साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए। एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बायर हमें उसके रेशियो में भी उनसे बाय कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मुझे बिस्किट्स बाय करने हैं तो मैं पार्ले जी के भी 100 पैकेट खरीद रहा हूँ और मैं 2020 के भी 100 पैकेट खरीद रहा हूँ और मैं मारी गोल्ड के भी 100 पैकेट खरीद रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट शुड बी देयर इज हमें रेशियो में बाय करना चाहिए कि भाई मारियो के कस्टमर्स कितने हैं, पार्ले जी के कस्टमर्स कितने हैं, 2020 के कस्टमर्स कितने हैं, गुड डे के कस्टमर्स कितने हैं, इसके बिहाफ पे मैं कस्टमर सेट को असाइड करूंगा और उसके बिहाफ पे डिसाइड करूंगा कि मुझे किन किन वेंडर्स के साथ कितना नेगोशिएट करना है और इनकी रेगुलरिटी कितनी होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो अब ये मुझे समझ में आ गया कि भाई क्या प्रोडक्ट खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। तो इसके लिए एक सिंपल रूल भी है, गोल्डन रूल जिसे बोलते हैं सोर्सिंग का। सो गोल्डन रूल सोर्सिंग का क्या है कि बाय क्वालिटी मर्चेंडाइज एट रीजनेबल प्राइस, बाय क्वालिटी मर्चेंडाइज एट रीजनेबल प्राइस, देन रीसेल इट टू द कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइस टू। हमें क्वालिटी मर्चेंडाइज खरीदनी है और रीजनेबल प्राइस में खरीदनी है और आगे कस्टमर को भी रीजनेबल प्राइस में बेचनी है, रीजनेबल प्राइस में बेचनी है। और ऐसा नहीं है कि इन रीजनेबल प्राइस के चक्कर में 100 रुपए का खरीदा, 5 रुपए मेरे खरीदने और स्टोर में रखने के लिए लग गए,
अब मैं उसे 105 का बेच दूं, नहीं, इसमें जाहिर सी बात है मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड जरूर करूंगा और होना भी चाहिए। खैर, तो दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ सोर्सिंग कि हमें क्वालिटी मर्चेंडाइज खरीदना है कस्टमर के लिए। एक बार कस्टमर मना जरूर करेगा, पर एक बार खरीदेगा तो अगली बार आएगा जरूर। नेक्स्ट, सोर्सिंग इज क्रिटिकल फंक्शन ऑफ रिटेलिंग। अगर आप खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या? भाई ये बात तो बिल्कुल सत्य है ना। अगर आपके रिटेल स्टोर में प्रोडक्ट होगा ही नहीं, सो व्हाट विल यू सेल देन? यू विल सेल नथिंग, राइट? नाउ आगे बढ़ते हैं। सो द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बाइंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड मेकिंग देम अवेलेबल टू द कस्टमर एट कन्वीनियंट साइज एट अ प्रॉपर प्राइस इज नोन एज मर्चेंडाइजिंग। एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना और कस्टमर के लिए अवेलेबल कराना, इस प्रोसेस को हम मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। सर, व्हाट इज मर्चेंडाइज देन? मर्चेंडाइज किसे कहते हैं? द प्रोडक्ट इन सेल फॉर द प्रोडक्ट इन डिस्प्ले फॉर सेल। बेचने के लिए जो भी प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले में लगा रखा है, उस प्रोडक्ट को हम मर्चेंडाइज कहेंगे। और उस प्रोडक्ट को जब हमने लगाया होगा तो भाई किस बिहाफ पे खरीदा होगा? हमने कुछ डायमेंशन सेट किए होंगे ना कि इतने रुपए का खरीद लेता हूँ, इन कस्टमर्स को पसंद आएगा, इतने सारे पीसेस खरीदूंगा, इतने दिन के लिए अपने पास रखूंगा, और नहीं बिकेगा तो ये कर दूंगा। ये सारी बातें हम पहले ही सोच लेते हैं। तो द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बाइंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड मेकिंग इट अवेलेबल to the customer at the convenient sizes at proper price is known as merchandising, right? Now, so हम ये कह सकते हैं कि कोर पार्ट है मर्चेंडाइजिंग का क्या? सोर्सिंग। सो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे यूनिट में कि भाई सोर्सिंग का प्रोसेस क्या है, फैक्टर्स जो ग्लोबल सोर्सिंग को अफेक्ट करते हैं, और प्रोसेस की बात करेंगे कि हमें जो एलोकेशन है और डिस्प्ले ऑफ मर्चेंडाइजिंग है वो किस तरीके से करना होता है। इसके अंदर श्रिंकेज ऑफ मर्चेंडाइज को भी इंक्लूड करेंगे इन द वेरी लास्ट टॉपिक, और उसके बाद हम बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में। फिर बात करेंगे भाई प्राइस कैसे सेट किए जाते हैं, किन किन फैक्टर्स पे, राइट? नाउ सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक सोर्सिंग प्रोसेस। सोर्सिंग के अंदर सर, हाँ, my apologies Indrajit, could you please rejoin in the evening class once again so that you can cover up right now, as this class is just started और अभी ये चल ही रहा है, so मैं दोबारा से रीस्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। my apologies for the same, okay? you must be ready for the class every single day. now आगे बढ़ते हैं। या प्लीज फॉर श्योर। नहीं, आपको मैंने यहां कहा डिस्प्ले करना इज एडवर्टाइजिंग, यू सेड, राइट? है ना? पर मैंने क्या कहा? प्रोडक्ट इन डिस्प्ले फॉर सेल इज मर्चेंडाइज। जो प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले पे लगा रखा है बेचने के लिए, आप उसे मर्चेंडाइज कहेंगे। अब आप उसके साथ कुछ भी प्रोसेस करो, ठीक है? आप उसको एडवर्टाइज करो, उसको प्रमोट करो, उसका सेल्स प्रमोशन निकाल दो, बट आप उसे जब तक वो दुकान के अंदर है, बिका नहीं है, तब तक आप उसे प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? मर्चेंडाइज कहेंगे। तो मैं उस प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। वट एवर यू आर डूइंग विद दैट, यू आर एडवर्टाइजिंग इट, एडवर्टाइज, यू आर प्रमोटिंग इट, प्रमोट इट, यू आर रीसेलिंग इट, रीसेल, रिटर्निंग इट, रिटर्न इट, बट unless until the product is in your store you will call it a merchandise. आप जब तक प्रोडक्ट आपके स्टोर में है तब तक आप उसे मर्चेंडाइज कहेंगे, ठीक है आदिल? हाँ, तो मैंने उस प्रोडक्ट की बात की। हम प्रोडक्ट नहीं बोलते हमारे पास कितना प्रोडक्ट है, हम बोलते हैं मर्चेंडाइज, राइट? नाउ ये रिटेल की भाषा है, ओके? अब एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको एक नया फैक्ट बता देता हूँ कि एडवर्टाइजिंग हम तभी कह सकते हैं जब तक उसके अंदर कोई स्पॉन्सर हो।
आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर की एडवर्टाइज कौन करा रहा है? खैर, स्टोर के अंदर लगा हुआ है तो स्टोर ओनर ही होगा। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने डिस्प्ले में लगा रखा है तो स्टोर डिस्प्ले या उसे आप एडवर्टाइजिंग प्रोसेस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, बट द प्रोडक्ट विच यू आर डिस्प्लेइंग फॉर द सेल विल बी कॉल्ड एज मर्चेंडाइज। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं। सोर्सिंग प्रोसेस। ये सोर्सिंग प्रोसेस के अंदर हम करते क्या है भाई? बेसिकली हमें ना डिफरेंट सोर्सेस से प्रोडक्ट को बाय करना है। बहुत सिंपल है। अगर मुझे अपने स्टोर के लिए माल खरीदना है तो मुझे बहुत सारे वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। अब नेगोशिएट सिर्फ प्राइस में नहीं करना पड़ेगा, क्वालिटी में, टर्म्स एंड कंडीशंस में, बहुत सारी चीज़ों में मुझे नेगोशिएट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस वेंडर के साथ मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उसने बोला कि सर एक बार माल आपकी दुकान में पहुँच गया ना, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो बिल का हिसाब बनेगा, जो इनवॉइस बनेगी, बस आप पे कर देना। अब आप जानो उसको कैसे बेचना है, हम इसमें रिटर्न बिल्कुल नहीं लेते। ठीक, एक तो ये कंडीशन हो गई। इसमें भी तो आप चाहोगे ना नेगोशिएट करो कि नहीं नहीं सर ऐसे थोड़ी चलेगा, हमने तो आपसे माल खरीदा है, मान लेते 10 लाख रुपए का माल खरीदा है, तो आप कुछ भी रिटर्न नहीं लोगे, उसमें कुछ भी हुआ तो फिर आप कंडीशंस के साथ उन पे कंडीशंस लगाओगे कि नहीं, अगर प्रोडक्ट हमारे दुकान में आया है, हमने उसे जस्ट अभी देखा है और प्रोक्योर करते समय कोई एरर रहा हो तब रिटर्न ले लिया जाएगा, या रिटर्न किन किन कंडीशंस में लिया जाएगा, और भी बहुत सारी कंडीशंस की पेमेंट कितने दिन में होगी, क्रेडिट टाइम कितना मिलेगा, ठीक है, आप कितना प्रोडक्ट हमसे खरीदते रहेंगे, कितना डिस्काउंट हमें मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, कितना टाइम पीरियड हमें मिलेगा किसी पैसे को पे करने के लिए जो हम पर है, और डिलीवरी लीड टाइम आप कितना लेंगे किसी भी प्रोडक्ट को हमारे स्टोर तक पहुंचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे और ओवरऑल प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करना होता है सोर्सिंग प्रोसेस के अंदर। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए इन सभी स्टेप्स को आराम से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें डिटरमाइन करना होगा कि हमें प्रोडक्ट खरीदना कौन सी कैटेगरी का है। अगर मैं कैटेगरी ही नहीं बता पाऊंगा तो मैं प्रोडक्ट कौन से वेंडर से खरीदूं, किस डिपार्टमेंट का खरीदूं, ये मुझे पता ही नहीं लगेगा। सो पहले हमें कैटेगरीज डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ओके, इससे पहले कि हम सोर्सिंग शुरू करें हमें ये डिसाइड करना होगा कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट हमें बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गारमेंट स्टोर है तो रिटेलर को डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग खरीदनी हो सकती है। हो सकता है कि वो क्लोथिंग फॉर मेन या क्लोथिंग फॉर वुमेन या क्लोथिंग फॉर चिल्ड्रंस बाय कर रहा हो। इसका मतलब है दे विल नीड टू वर्क विद मल्टीपल वेंडर्स। अगर आपकी सिर्फ कपड़े की ही दुकान है तो आपको मेंस वियर अलग जगह से खरीदना पड़ेगा, वुमेन्स वियर अलग जगह से खरीदना पड़ेगा, किड्स वियर अलग जगह से खरीदना पड़ेगा, और उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको ट्राउजर्स अलग जगह से खरीदने पड़े, कुर्ताज अलग जगह से खरीदने पड़े, राइट। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले कैटेगरी डिटरमाइन करनी है, और उसके बाद अगला स्टेप रहेगा यूज ऑफ इंटरनेट टू गैदर डेटा रिगार्डिंग कैटेगरी इन डिमांड। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है, या किस प्रोडक्ट को हम अपने स्टोर में रखेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी और इफेक्टिवली सेल हो जाएगा। इसकी जानकारी हम इंटरनेट से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो रिटेलर्स इंटरनेट को चेक करते हैं, पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट्स को चेक करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करते हैं, और देखते हैं कि कस्टमर्स की परचेज हिस्ट्री कैसी है, कस्टमर्स के रिव्यूज़ कैसे हैं, कस्टमर किसी रिव्यू के ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं, किसी ऐप को उन्होंने क्या रेटिंग दी है, शिकायत में क्या क्या बोल रहे हैं। इन सारी बातों को जब आप एनालाइज करेंगे, एक डेटा शीट बनाएंगे, तो उसके बिहाफ पर आप ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा, ठीक है ना। वो सोशल मीडिया, ईमेल, सर्च इंजन और गूगल जैसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग कुकीज़, वेबसाइट्स कस्टमर्स को ट्रैक करती हैं, उनका शॉपिंग बिहेवियर, उनके प्रेफरेंसेस ट्रैक करती हैं। आप लोग आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स पर जब जाते होगे तो वो कहता है कि वी एक्सेप्ट कुकीज़, है ना, ठीक है। अगर आप उसे ओके कर देते हो तो वो वेबसाइट खुलती है, डिनाई कर देते हो कई बार वेबसाइट भी बंद हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या करना है भाई, डिनाई करना है, क्योंकि जब आप कुकीज़ एक्सेप्ट करते हो तो वो एक स्टोरेज लिंक आपके सिस्टम में ऐड कर देते हैं, जिससे जब आप उनकी वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करोगे तो वो उनको पता लगता रहेगा, आपकी एक्टिविटी ट्रैक होती है जब आपकी कुकीज़ वो सेव करते हैं तो,
ठीक है, कि आपने अभी क्या किया, तब क्या किया, कहाँ कौन से ऑप्शंस को कितनी बार क्लिक किया, वो कुकीज़ सेव करने वाली वेबसाइट्स ये डेटा सारा आपका रखती हैं। और इन सभी डेटास को यूज़ करने के बाद वो ये बता सकते हैं कि कस्टमर्स को कौन से फंक्शंस ज़्यादा ईजिली मिल जा रहे हैं, किन बातों में प्रॉब्लम हो रही है, और इससे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट भी पसंद आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आपको क्या करना है भाई, जब आपको ये पता लग गया कि मुझे कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदना है, कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है, क्या डिमांड में चल रहा है कुल मिला के, फिर आप क्या करोगे भाई, आपको पता लग गया कैटेगरी कौन सी है, डिमांड कौन सी है, अब आप ढूंढो कि बेच कौन रहा है इसे। यानी कि अब आपको आइडेंटिफाई करना है वेंडर्स या फिर सोर्सेज ऑफ सप्लाई, कहाँ से आप ये माल खरीद सकते हो जो कस्टमर्स को चाहिए। ओके, ट्रेडिशनली यानी कि पुराने तरीकों में हम क्या करते थे, जो ऑथोराइज डीलर हुआ करते थे ना, वहाँ से खरीद लेते थे। लेकिन ये जो ऑथोराइज डीलर्स हैं, इनसे जो बड़े रिटेलर्स हैं ना, वो स्किप कर जाते हैं, इनको, इनसे नहीं खरीदते, वो सीधा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं और उनको एनहेंस्ड और डेडिकेटेड सर्विसेज भी मिलती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े रिटेलर्स हैं भाई, करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में वो माल खरीद रहे हैं। माल से मेरा मतलब मर्चेंडाइज से है। ठीक है ना। और ऑथोराइज डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच का जो गैप खत्म हो रहा है, वहाँ पे एक मिडलमैन किल भी हो रहा है। इसकी वजह से भी वहाँ पे भी आधे % से लेकर 3% तक का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर तक मूव होने पे ही हो जाता है। ठीक है ना। अब ये जो सेविंग्स यहाँ पर हम लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो अगर हमने कम दाम पे माल खरीदा है तभी तो कम दाम पे बेच पाएंगे, इसके लिए हमें बहुत सारी टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नेगोशिएशन में देख लिया कि नेगोशिएशन से पहले हमने सिलेक्शन में देख लिया कि वेंडर कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन से लेवल का वेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आपको प्रोडक्ट या फिर मर्चेंडाइज सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये का खरीदना है तो आप ऑथोराइज डीलर से ही खरीदो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इतने कम प्राइस में डील करेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो आपका लेवल ऑफ परचेज देखते हुए आप टारगेट चूज कर सकते हो कि आपको बाय कहाँ से करना है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस फ्रेश ऑफर्स 2 to 5% डिस्काउंट ऑन मोस्ट ऑफ इट्स मर्चेंडाइज। ठीक है, लेकिन जो बिग बाजार है, फूड बाजार है, ये कॉम्बो डील ऑफर करते हैं कि एक के साथ एक फ्री, या इसके साथ ये खरीदोगे तो इतने रुपए का डिस्काउंट। ध्यान से सोचो, यहाँ पे सिर्फ 2 से 5% का डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ पे कुछ और पैसे देने पर एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपको देखने में तो नया प्रोडक्ट वाला ही लगेगा कि 10-20 रुपये मिला के थोड़ा 15-20% पैसा और खर्च करके एक नया प्रोडक्ट और मिल गया, ना कि कुछ पैसे कम करने पर सेम प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है। तो भाई बिग बाज़ार, फूड बाज़ार को इस तरीके से फ़ायदा हो जाता है ना। अब ये जो डिस्काउंट्स ये लोग दे रहे हैं, इन्होंने क्योंकि पहले से आगे से डिस्काउंट लिया है तभी आपको ये डिस्काउंट दे पा रहे हैं। ठीक है ना। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग। आप इस तरीके से कुछ सोर्सिंग करते हो। अभी हमने वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस की बात नहीं करी है कि इनमें से वेंडर कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बस ये बताया, या फिर यहाँ पर यही मेंशन है कि ऑथोराइज डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर सेम चैनल में आप किसी भी लेवल से बाय कर सकते हो। लेकिन जब हम इन वेंडर्स को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, उनके बारे में आगे टॉपिक आएगा, ज़रूर बात करेंगे। तो आइए पहले ये बात करते हैं कि अगर मैं ग्लोबल सोर्सिंग कर रहा हूँ, देखो सोर्सिंग का मतलब क्या, मेरा रिटेल स्टोर है, मैं प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ उसको फर्दर सेल करने के लिए। सिंपल है, मेरा एक रिटेल स्टोर है, मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ कस्टमर्स को फर्दर सेल करने के लिए, वेरी सिंपल। लेकिन अगर यही सामान, यही प्रोडक्ट मैं भारत में ना खरीद कर किसी विदेशी कंपनी से खरीदूं, किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूं, तो कौन कौन सी बातें आएंगी जिसमें मुझे ये ध्यान देना होगा कि मैं परचेज करूं या ना करूं, या परचेज करते समय मुझे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो सोर्सिंग मे बी नेशनल और इंटरनेशनल डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन ऑफ द रिटेलर। तो अगर मान लेते हैं हम ग्लोबल सोर्सिंग करते हैं, या फिर यानी कि दुनिया में किसी दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कंट्री ऑफ ओरिजिन। जिस भी कंट्री से हम कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं एज अ रिटेलर, उस कंट्री के साथ भाई हमारे रिलेशन कैसे हैं। हमारे रिलेशन का मतलब है कि हमारी कंट्री और उस कंट्री का रिलेशन कैसा है। ठीक है ना। ट्रेड एग्रीमेंट्स कौन कौन से हुए हैं,
वाइल सोर्सिंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट, जब भी हम कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सोर्स्ड फ्रॉम चाइना आर कंसिडर्ड गुड इन प्राइस बट लो इन क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी। चाइना से मंगाया गया माल सस्ता तो होता है, ऐसे होता है ना, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, सिंपल। चाइना का केस यही है। लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर बनने वाली वॉचेस हैं वो दुनिया के अंदर पॉपुलर हैं, क्योंकि वो एक निशान है टेक्नोलॉजी और स्टाइल का। हैंडमेड वॉचेस बनाती हैं स्विट्ज़रलैंड की कंपनियाँ। नाउ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कौन सी कंट्री से हम मंगा रहे हैं, वहाँ से हमारे रिलेशन कैसे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कौन सी लगती हैं, कौन कौन से टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे, इन बात का ख्याल रखना है। साथ के साथ आपको ये देखना है कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन आप कौन सी करेंसी में ट्रेड कर रहे हो। थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएं तो कौन सी करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो, क्या आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, या जिस कंट्री से खरीद रहे हो उस कंट्री की करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, या फिर किसी मीडिएटर करेंसी में ट्रेड कर रहे हो। जैसे क्या आप डॉलर खरीद कर उसको डॉलर दे रहे हो, उसके बदले वो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया हूँ भाई, आप इंडिया से कोई प्रोडक्ट मंगाने वाले हो, कहाँ से आप मंगाने वाले हो, आप मान लेते हैं भाई भूटान से कोई सामान मंगा रहे हो, बहुत ही प्रिय देश है, बहुत ही शांत देश। यहाँ से हम कुछ मोमबत्तियाँ अगरबत्तियाँ ऐसे कुछ मंगा रहे हैं, मेरा बस ऐसी एग्जांपल देने का मन है ना। अब इंडिया और भूटान के बीच में जो ट्रेड होगा वो तो रुपीज़ में हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर भूटान की जगह केस किसका हो, कोई ऐसी कंट्री बताओ भाई, कनाडा का ले लें एग्जांपल। क्या कनाडा इंडिया के साथ ट्रेड रुपीज़ में करेगा? नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा भाई, हमें तो डॉलर चाहिए, तो हमें सबसे पहले डॉलर बाय करना पड़ेगा, और कैनेडियन डॉलर भी हो सकता है कि ये यूएस डॉलर अगर हम खरीद रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर भी यूएस डॉलर में अपने आप को कन्वर्ट करेगा, फिर ये जो एक्सचेंज है वो पूरा हो पाएगा। तो कुल मिला के जब भी हम ग्लोबल सोर्सिंग कर रहे हैं, यानी कि दुनिया में किसी दूसरी कंट्री से कोई माल मंगा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी ये जो करेंसी के रेट हैं उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है। मान लेते हैं जब आपने डील डन करी तब 70 रुपये $1 के बराबर था, लेकिन जिस समय आपके पास सामान पहुंच रहा है उस समय डॉलर के दाम गिर गए, 60 रुपीज़ इक्वल्स टू $1 हो गया। ऐसे तो लॉस हो गया ना भाई आपको, सीधा सिर्फ करेंसी फ्लक्चुएशन से। प्रोडक्ट तो आपको सेम ही मिला, आपको नुकसान किससे हो गया, करेंसी फ्लक्चुएशन से। तो सोर्सिंग में हमें इस बात का भी ध्यान देना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टैक्सेस। आप जब भी इंटरनेशनल सोर्सिंग करेंगे तो कौन सी कंट्री से आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं डिपेंड करेगा कि वहाँ और हमारे और उनके कौन से ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और उन ट्रेड एग्रीमेंट्स के हिसाब से कितने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ आपको पे करनी पड़ेगी, राइट ना। ठीक है, जहाँ जहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, ठीक है ना। गेट चार्जेस वगैरह होते हैं, बाकी आगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे ना। बट जहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होते वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी हैवी होती है, बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में मंगा रहे हो तो उन पे 2 to 3 टाइम्स गाइज, 2 से 3 गुना तक टैक्स है। 100, आपने टेस्ला का सुना होगा, ठीक है। वाई टेस्ला इज क्राइंग इन द कॉर्नर बिफोर कमिंग टू द इंडिया, जस्ट बिकॉज वी आर एडिंग देम टू द अप टू 100% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। और वरना हमारी शर्त है कि इंडिया के अंदर प्लांट लगा लो, हम ये इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे या फिर हटा ही देंगे। तो कुल मिला के अगर कोई कार 1 करोड़ की है तो वो 2 करोड़ की मिलेगी, 40 लाख रुपए की है तो 80 लाख रुपए की मिलेगी, 50 लाख की है तो 1 करोड़ की मिलेगी, कुल मिला के दुगना 100%, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी है, ठीक है। क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स दैट वी मस्ट टेक केयर in the process of global sourcing decisions. So guys, and we'll continue from the topic
कंपेरेटिव इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स एंड सोर्सेस। जब भी हम किसी सोर्स से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इन सोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हुए। ओके, सो विल कंटिन्यू दिस topic in the very next class. Till then, take care of yourself. You guys are really very awesome.